नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आ गई हूँ आपको आपका अपना चैप्टर रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट सिखाने के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ निधि कौशिक NKCC पर। जैसा कि दोस्तों हमने ये पहले ही देख लिया है कि इसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ ली थी इस फॉर्मेट की। आज हम इसे फॉर्मेट में अच्छे से रीड आउट करेंगे। और अब देखिए, क्योंकि मैं 10 मिनट के अंदर तुम्हें ये फॉर्मेट सिखाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं मैं तुम लोगों का लूंगी, तो इसी वजह से हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने इसकी थ्योरी तो पढ़ी ली थी, अब हमें इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना होगा। लर्न तो ऑलमोस्ट हमको हो ही चुका है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की थ्योरी अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बेसिक उसके लॉजिक को समझ लेते हैं, तो फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। कौन से चैप्टर से है? नॉन फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग चैप्टर से। उसका फर्स्ट स्टेप है क्या? आगम शोधन खाता, इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको नॉन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, रिसिप्ट मतलब प्राप्तियां, जितना भी तुम रिसीव करते हो, जिस भी वजह से तुम्हें रिसीव हो रहा होता है कैश, उसमें आता है रिसिप्ट्स में। एंड पेमेंट यानी कि अगर तुमने कुछ खरीदा है या बेचा नहीं, खरीदा है या कुछ ऐसा किया है कि जिससे आपको कुछ पे करना पड़ा है, तो वो आता है तुम्हारा पेमेंट्स में। तो पेमेंट्स का मतलब होता है भुगतान करना। आपको ये चीज तो ऑलरेडी पता ही है। अब एक चीज, जब हमने वो पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि फर्स्ट उसके अंदर क्या स्टेप था कि शीर्षक होना चाहिए, तो दोस्तों इसी को शीर्षक कहते हैं। जो हम ये हेडिंग लिखते हैं ना, यही हमारा मेन शीर्षक होता है। तो नंबर 1 था, स्टेप फॉलो हो गया। और नंबर 2 क्या था तुम्हारा कि जो भी मतलब जो रिसिप्ट्स के आइटम है, रिसिप्ट्स यानी कि आगम यानी कि प्राप्तियां जो है वो कौन सी साइड में आती है? डेबिट साइड में। तो दोस्तों ये रहा डेबिट, और जितने भी पेमेंट्स है वो आते हैं क्रेडिट साइड में। तो इस साइड को क्रेडिट बोला जाता है और इस साइड को डेबिट बोला जाता है। तो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो रिसिप्ट्स है वो तुम्हारी वो आएंगी डेबिट साइड में, और जो पेमेंट्स हैं तुम्हारे वो आएंगे क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट्स का मतलब आप जानते हैं, पेमेंट्स का मतलब आप जानते हैं। सिर्फ हमें उन आइटम्स को याद करने के लिए ना कुछ ऐसा पता चल जाना चाहिए कि रिसिप्ट्स किस किस चीज की वजह से हो सकती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया शीर्षक वाला, सेकंड कर लिया कि डेबिट एंड क्रेडिट। रिसिप्ट डेबिट एंड ये जो तुम्हारा भुगतान है ये हो जाता है तुम्हारा क्रेडिट। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है कि जो हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग करते हैं तो उसके पिछले जो बचा हुआ कैश होता है उससे करते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पे टू बैलेंस BD। तो ये पिछले साल का जो बचा हुआ कैश होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद अब हमें क्या करना था कि ऑल रिसीप्ट आइटम्स राइट डाउन करना है हमें किसके अंदर? रिसिप्ट्स के अंदर। अब रिसिप्ट्स कैसे कैसे हो सकती है हम फटाफट से एक नजर में देख लेते हैं। एंट्रेंस फीस, देखिए अगर तुम किसी जो ये तुम्हारा ट्रस्ट वगैरह उसमें अगर तुम एंटर कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ फी पे करनी पड़ती है वहां पर जाकर। तो उस ट्रस्ट के लिए तो वो क्या है, उनको तो फीस मिली है तो उनके लिए रिसिप्ट होगी। तो उनके लिए क्या होगी? ये रिसिप्ट होगी। तो इससे कैश आ रहा है और कैश आ रहा है तो इनकी प्राप्ति हो रही है, रिसीव हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में लिख दिया है। ठीक है, जैसे हमने एंट्रेंस फीस को ये मिली है, प्राप्ति हुई है, तो इसको रिसिप्ट साइड में लिख दिया है। ऐसे ही हम और आइटम्स देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक तुम्हारा एंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबर आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं हिंदी में इसको। अगर तुम उस ट्रस्ट के या उस जो भी ये नॉन फॉर अकाउंटिंग बना है उसके लिए जो तुम सदस्य बनते हो उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है ना, तो ये वो है कि लाइफ मेंबरशिप सदस्यता बनने के लिए जो तुम फीस पे करो ये वो उनके लिए वो प्राप्ति है। तो इसीलिए आ गया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। जो तुम्हें चंदे दे रहे हो, उस ट्रस्ट को जो चंदे दे रहे हो तुम, वो तुम्हारे उनके लिए प्राप्ति है। तो यहाँ पे हो गया डोनेशन, दान दे रहे हो कुछ, तो उनके लिए वो भी प्राप्ति है, रिसिप्ट है। तो आ गया लोन, अगर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एंगल से आप लोन लेते हैं, ये ट्रस्ट जो है लोन लेता है तो वो लोन भी उनके लिए रिसिप्ट है। तो ये इसमें डेबिट में आ गया। एक सेकेंड होल्ड। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम लेक्चर भाषण देने का भी मतलब क्या होता है? इनकम होती है। भाषण देने से जो मिली है उसको इनकम, वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम लेक्चर। आपको इनकम से ही समझ में आ रहा है कि प्राप्ति हो रही है इनकम। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अगर तुम एंटरटेनमेंट करते हो और उसके बदले तुम्हें कैश मिलता है तो वो उस ट्रस्ट के लिए क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट का इनकम हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, कुछ भी चीज तुम सेल कर रहे हो, क्या
कुछ भी चीज सेल कर रहे हो तो उससे कैश रिसीव हो रहा है, और जब कैश रिसीव होता है तो उसको हम डेबिट साइड में ही लिखते हैं। तो सेल कुछ भी आ जाए भाई, उस टाइम पे आपको आप भूल जाओ कि रिसीप्ट साइड के आइटम्स क्या हैं, तो आप सेल है बिना सोचे समझे डेबिट में डाल दीजिए रिसिप्ट साइड में। तो यहाँ पे सेल, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा, पैसे मिल गए। इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे इक्विपमेंट थे जो यूज में नहीं आ रहे, मान लीजिए स्पोर्ट्स का कुछ ये है संस्थान है, ये जो है स्पोर्ट्स का संस्थान है, स्पोर्ट्स से कुछ इक्विपमेंट थे जो अब यूज में नहीं है, उनको बेच दिया, उनसे कैश मिल गया, उससे प्राप्ति हो गई। इन्वेस्टमेंट करा, उससे प्राप्ति हो गई। लिगेसी होता है, लिगेसी क्या होता है, मृत्युदान होता है लिगेसी। तो दान मिल रहा है तो वो भी मिल ही रहा है, अरे भाई जो भी मिल रहा है वो सब प्राप्ति है, और प्राप्ति को डाल दीजिए डेबिट में, कुछ भी मिले तो लिगेसी क्या है, मृत्युदान। सॉरी, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। लिगेसी है आपका मृत्युदान, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो हम कुछ पैसा लगा देते हैं कहीं पर, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, उससे हमें लाभ मिलता है। तो अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो वो भी हमारी प्राप्ति है। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, लाभांश मिल रहा है, उसका मतलब लाभांश के ऊपर ब्याज मिल रहा है हमें, वो भी हमारी प्राप्ति है। मिसलिनियस रिसिप्ट्स, यानी कि आपको अगर लग रहा है कि इस वजह से प्राप्ति हो रही है, किसी भी वजह से प्राप्ति हो रही है, कुछ भी बेच कर किसी का इंटरेस्ट मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, कुछ भी, तो वो सब क्या है तुम्हारी, वो सब है तुम्हारी मिसलिनियस में आ जाती हैं। जो बची कुची प्राप्तियां हैं जो, वो सब बस ये माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ ये प्राप्ति है और किस वजह से हो रही है, बस वो डाल दीजिए। और इंटरेस्ट किसी भी, मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी सोर्स से इंटरेस्ट हो रहा हो, किसी भी सोर्सेज से इंटरेस्ट हो रहा हो, इस वाले वो आइटम्स आपके डेबिट में आ जाएगा, रिसिप्ट्स में जो इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आ जाइए जल्दी से पेमेंट पे, पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट में क्या है, एक बात बताइए, आप बुक खरीद रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस टाइम पे, अगर कंफ्यूज मत होना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, लेकिन उससे प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो जो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो प्राप्ति हो गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट में हो गया क्योंकि वो आपकी प्राप्ति है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे आप पैसा खर्च करो तो उसमें पहले पे करोगे, यानी कि मैंने 10,000 रुपए किसी चीज में लगा दिए, ठीक है, शेयर मार्केट में लगा दिए, तो पहले तो मैं इन्वेस्ट ही कर रही हूँ ना, पहले तो मैं कैश पे ही कर रही हूँ ना, तो इसलिए सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका पेमेंट में आएगा। फर्नीचर खरीद रहे हो, स्पोर्ट्स खरीद रहे हो, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, वो सब क्या है आपके, खरीदने का मतलब क्या है, परचेज करना, और परचेज करते हैं तो हम कैश पे करते ही हैं। तो यहाँ पे जितना भी तुम परचेजिंग वाला काम करते हो, कैश जिससे तुम्हारा जा रहा है, जिस वजह से तुम्हारा कैश जा रहा है, वो तुम्हारा पेमेंट में ही आएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। अब एक बात बताइए, आपके कुछ लेनदार हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार, डेटर्स और क्रेडिटर्स। मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको मुझे 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ देना है, बस मोटा बता देती हूँ, बाद में कुछ जो वर्ड्स हैं ऐसे उन्हें मैं एक साथ एक वीडियो में ला कर दे दूंगी। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, तुम्हारा क्रेडिटर्स होता है जिसको तुम्हें पैसे देने हैं, ठीक है ना, लेनदार को बोला जाता है, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स तुम्हारे कहाँ पर आ गए, क्योंकि उनको क्रेडिटर्स, लेनदारों को तुम्हें पैसे पे करने पड़ रहे हैं, लेनदारों को, क्रेडिटर्स को आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, इस वजह से ये जो क्रेडिटर्स है आपका पेमेंट साइड में आता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट लोन। अब एक बात बताइए, जो लोन वगैरह, देखो अगर लोन पे जो इंटरेस्ट है वो तो आ जाता है यहाँ पे रिसिप्ट में, क्योंकि उससे प्राप्त लोन गवर्नमेंट और प्राइवेट, और बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट लोन। तो एक मिनट आप इस वाले ऑप्शन को अभी छोड़िएगा, ये आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट लोन, लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, और इस यहाँ पर हो जाती है मिस्टेक, जो कि आप लोगों से भी हो सकती है क्वेश्चन में। तो अभी हम इस वाले आइटम को छोड़ देते हैं। अब आप सोचोगे फिर लिखा ही क्यों, क्योंकि आपकी जो बुक होती है, बुक के अंदर जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर ये लिखा होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देखकर कि हम डेबिट में डालें या फिर क्रेडिट में डालें। तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी मैं आपकी, लेकिन फिलहाल इस आइटम को आप थोड़ा सा हटा दीजिए अभी। तो कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक बात बताइए, आप कोई लैंड खरीद रहे हैं, भूमि खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो खरीदने पर क्या होता है, पे करना पड़ता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है आपका वो क्या हो जाएगा,
पेमेंट ऑप्शन में आ जाएगा। अगर आपकी कोई किस्त वगैरह बनी हुई है किसी भी चीज़ की, इंश्योरेंस है आपका, LIC वगैरह हो रखा है, उसका प्रीमियम, वो प्रीमियम नहीं सॉरी LIC वगैरह कर रखा है, तो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होती है ना, तो उस तरीके से ये जो इंश्योरेंस पे आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, LIC में जो इंश्योरेंस करते हैं वो भी, और अगर हम मान लिया अपने व्हीकल का भी हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं ना, तो उसमें भी तो हम कुछ पे करते हैं, हालांकि हमें बाद में उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम पे करते हैं ना उसके लिए भी। LIC में पे करते हैं, जैसे हम अपनी इंस्टॉलमेंट देते हैं, हालांकि बाद में मिलता है, लेकिन उस टाइम पे तो जिस टाइम हम जो अपनी किस्त पे करते हैं वो तो पे ही कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लैंड बिल्डिंग वगैरह या किस पे भी मतलब व्हीकल वगैरह पे अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं आजकल, मतलब जैसे व्हीकल होता है, व्हीकल पे हम इंश्योरेंस करा कर रखते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है, अगर कोई टूट फूट होती है तो हमें वो मिल जाता है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस का जो है हमें पे करना पड़ता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस पे कर रहे हैं, टैक्स, रेंट, रिपेयर, स्टेशनरी खरीद रहे हो, सब पे करना पड़ रहा है आपको। सैलरी, वेजेस, सैलरी दे रहे हो आप, जो आपने वर्कर्स रखे हुए हैं उनको मजदूरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सब पेमेंट में आ जाएंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए तुमने कुछ खर्चा कराया, भी मूवी देख के आए हो अच्छे से, तो उसके लिए आपने पे किया है, तो वो आपकी एक्सपेंस हो गए। चैरिटी ऑनरियम, ये चैरिटी, ये दान में, मतलब जो है आपने यहाँ पे चैरिटी कर दिया है, कुछ दान दे दिया है, तो तभी भी पे हो रहा है तुम्हारा। ये ज्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो जो चैरिटी ऑनरियम होता है ये तो याद रखना कि ये पेमेंट होता है। कभी चैरिटी सोचो कि चैरिटी तो इधर आता है भाई, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन इधर आते हैं, आपको लगेगा, लेकिन चैरिटी ऑनरियम इधर आता है, एक्सपेंस ऑन स्पेशल फंड्स वगैरह, टूर्नामेंट प्राइज वगैरह। देखिए अब तुमने मान लिया कि स्पोर्ट्स का कुछ खोला हुआ है संस्था, जो है ये नॉन फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग के लिए, तो वहां पर अगर आप इस टूर्नामेंट मतलब कि टूर्नामेंट के प्राइस वगैरह पे या फिर कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट वगैरह खरीद लेते हो, तो दैट टाइम आपको पे करना पड़ता है, तो इसलिए पेमेंट साइड का आइटम हो जाता है। सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आपको अगर लगता है किसी भी एंगल से कि भाई इस आइटम की वजह से हमें पे करना पड़ रहा है, इस आइटम की वजह से हमें पे करना पड़ रहा है, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, बचे कुचे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देखिए फॉर्मेट बहुत बड़ा था, फॉर्मेट आपकी बुक के अंदर बहुत बड़ा था, लेकिन क्या हुआ कि वो जो फॉर्मेट है आपका वो बहुत बड़ा था, मैंने बहुत शॉर्ट में करके इसको लेकर के आई हूँ। जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर ज्यादातर आइटम्स को क्वेश्चन में रखता है बच्चों को, तो मैं वही एकदम बहुत वक्त लगता है उन चीजों को सर्च करने में कि कौन से आइटम ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इतना बड़ा जो तुम्हारा फॉर्मेट था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है और समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन इस फॉर्मेट में दो महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखना, रूल्स हैं दो। आगम शोधन खाता बनाते हुए, मतलब कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हुए, एक तो ये याद रखना, पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, दोबारा सुनो, पूंजीगत हो या आयगत हो तुम्हारे भुगतान या फिर व्यय, रिसिप्ट या पेमेंट, चाहे वो पूंजीगत संबंधित हो चाहे वो आयगत संबंधित हो, चाहे वो इस साल की हो चाहे वो पिछले साल की हो चाहे वो आने वाले साल की हो, सारे आइटम इसके अंदर लिखे जाते हैं। और रूल नंबर सेकंड, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लो, दोनों रूल जो मैं बोल रही हूँ। रूल नंबर सेकंड, जो गैर रोकड़ मदे यानी कि नॉन कैश जो तुम्हारे आइटम्स होते हैं वो इसमें नहीं लिखे जाते फॉर्मेट के अंदर। लाइक डेप्रिशिएशन हो गया आपका, है ना, एक एग्जांपल डेप्रिशिएशन हो जाता है नॉन कैश में जो आता है तुम्हारा। और क्या करते हैं तुम्हारा यहाँ पे इन्हीं आइटम्स को लिखते हैं। और रूल 1 क्या बोला था मैंने, आयगत या पूंजीगत संबंधी प्राप्ति और भुगतान, इसके अंदर सारे लिखे जाते हैं, चाहे वो अगले साल के हों चाहे वो पिछले साल के हों चाहे वो इस साल के हों। और रूल नंबर सेकंड, गैर रोकड़ मदे यानी कि नॉन कैश आइटम्स इसके अंदर नहीं लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नॉन कैश आइटम कौन होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट में मैं आपको अगर ये समझा पाई हूँ, इतनी मेहनत करके मैंने आपके फॉर्मेट को छोटा किया है और ये आपके 12th के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।